पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि इंपीरियल प्रीसेप्टर और छिन्मू बातें कर रहे थे। अब आगे देखेंगे। छिन्मू हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये टाओ फ्रेंड आखिर कौन था। लेकिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने जब अपनी चिंता उसे बताई तो छिन्मू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि किसी भी पल उसे खत्म किया जा सकता है ताकि कोई गवाह न बचे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसके मन के भाव पहचान लिए और सहज स्वर में बोला, मैंने बस अपने दिल की कुछ भावनाएं साझा की हैं। तुम एक अच्छे श्रोता हो। अगर वो ड्यूक वे जो इतना बकवास करता है मेरे सामने होता तो मैं इतना नहीं बोलता, वरना अगले दिन पूरी इंपीरियल कोर्ट को खबर लग जाती। चिन्मू ने आंखें झपकाई। ड्यूक वे योंग शायद उसी के परिवार का है। ड्यूक वे जो इतना ऊंचा अधिकारी था, अगर वो भी इतना बातूनी था तो कोई हैरानी नहीं कि वेयोंग भी ऐसा ही निकला। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर बोला, और फिर भले ही तुम छठे दर्जे के इंपीरियल एकेडमिशियन हो और तुम्हारा सरकारी पद है, तुम इंपीरियल कोर्ट के हिस्से नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करना सुरक्षित है। वो मुस्कुराया। सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी हेवनली डेविल कल्ट के डेविल कल्ट मास्टर की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। चिन्मू का चेहरा उतर गया। भले ही हेवनली डेविल कल्ट आम जनता में अच्छी प्रतिष्ठा रखती थी, लेकिन इंपीरियल कोर्ट और मार्शल वर्ल्ड की नज़रों में उनकी छवि अब भी खराब थी। उसी समय कुछ जनरल्स पास आए और एक ने झुककर कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, हेवन वेव सिटी पहले ही शांत कर दी गई है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया। जनरल्स ने चिन्मू की ओर देखा, थोड़े उलझन में। चिन्मू मुस्कुराया और सिर झुकाकर अभिवादन किया। ये हमारे साम्राज्य के पहले इंपीरियल एकेडमिशियन हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, इंपीरियल एकेडमिशियन छिनमू। जनरल्स ने छिनमू को गौर से देखा। उसकी युवा उम्र के बावजूद उसमें एक गरिमा और विश्वास छलक रहा था। वे बोले, एकेडमिशियन छिन सच में बहुत युवा और परिपक्व है, जैसा कि पहले इंपीरियल एकेडमिशियन से उम्मीद थी। छिनमू ने हंसकर जवाब दिया, आप सब बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर दक्षिण दिशा की ओर देखने लगा। ये लड़ाई तो बस उन्हें हमारी ताकत का थोड़ा एहसास कराने के लिए थी। असली युद्ध तो अब शुरू होगा। जनरल्स चिंतित हो उठे और आगे बढ़े। इंपीरियल प्रिसेप्टर, आपकी चोट। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। चेहरा थोड़ा पीला पड़ा था पर जल्दी संभल गया। शायद अभी अभी उस डेविल गॉड को मारने में रिकॉयल लग गया। कुछ गंभीर नहीं है। दक्षिण में विद्रोही सेना है, उन्हें मैं दो विकल्प देना चाहता हूं। पिलर ऑफ स्टेट ही। जी। इंपीरियल प्रिसेप्टर, दक्षिण जाओ और उन्हें कहो कि मैं आ रहा हूं, उनके पास दो विकल्प हैं। उसने दक्षिण की ओर इशारा किया। चेहरा ठंडा था। पहला, मैं हजारों सैनिकों और घुड़सवारों के साथ वहां पहुंचूंगा और सबको रौंद दूंगा। उनके कल्ट्स को मिटा दूंगा, उनके सेक्स को खत्म कर दूंगा, उनके पूरे परिवारों को नष्ट कर दूंगा। यही इंपीरियल कोर्ट का नियम है। विद्रोहियों का यही हश्र होता है। जनरल ही शाओपेंग ने ध्यान से सुना। इंपीरियल प्रिसेप्टर आगे बोला, दूसरा विकल्प, मार्शल वर्ल्ड के नियमों के अनुसार मैं इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों को साथ लेकर एक क्षेत्र चिन्हित करूंगा जहां वे हमारे साथ युद्ध कर सकें। अगर उनमें ताकत है तो हमें मार दें, अगर नहीं तो हम उन्हें मारेंगे। दो रास्ते, उनमें से एक चुन लें। जनरल ही झिझका। इंपीरियल प्रिसेप्टर, मार्शल वर्ल्ड के नियमों के हिसाब से चलना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? इंपीरियल प्रिसेप्टर बोला, इंपीरियल कोर्ट में आने से पहले मैं भी मार्शल वर्ल्ड से था, और तुम भी तो वहीं से आए हो, पिलर ऑफ स्टेट जनरल। फिर इसमें अनुचित क्या है? जी। जनरल ही ने सिर झुकाया। मैं अभी दक्षिण की ओर रवाना होता हूँ। बस एक चिंता है, अगर वे मार्शल वर्ल्ड के नियमों से युद्ध चुनते हैं तो आपकी चोट का फायदा उठा सकते हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बस हाथ हिलाया और ही चला गया। ऑफ स्टेट वे। जी। इंपीरियल प्रिसेप्टर, सैनिकों और घुड़सवारों को नदी पार करवाओ, उन्हें पंखे के आकार में फैलाओ। पूर्व की ओर वाले ईस्ट सी तक जाए, पश्चिम की ओर वाले ग्रेट रूइंस तक। रास्ते में जितनी झीलें और नदियां आए सबको दबाओ, जितने शहर आए सबको कुचलो, दक्षिण तक धकेलो। हमें इन विद्रोहियों को दबाव महसूस कराना है। Wei Wenju receives Imperial Preceptor's command. Duke Wei, जी, Imperial Preceptor। तुम्हारी कल्टीवेशन भी गहरी है और नेतृत्व भी अच्छा है। तुम डैक्सियांग की ओर सीधे सेना लेकर जाओगे। ग्रैंड जनरल ऑफ क्राउनिंग द आर्मी और ग्रैंड जनरल ऑफ चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तुम दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ ड्यूक के दोनों ओर से चलो और डैक्सियांग के बाएं दाएं शहरों को साफ कर दो। पिलर ऑफ स्टेट शैंग, तुम डायू की ओर सेना लेकर बढ़ो। सारी आज्ञाएं बांटने के बाद ड्यूक वे मुस्कुराया। इंपीरियल प्रिसेप्टर, अब तो सबको काम मिल गया। आप क्या करेंगे?
इंपीरियल प्रीसेप्टर ने हल्के से मुस्कुराया, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चलूंगा। देखता हूँ विद्रोही क्या निर्णय लेते हैं। और हाँ, मुझे अभी थोड़ी चोट भी है, आराम करना होगा। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई? ड्यूकवेई जोर से बोला, तो फिर आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। आपके पास तो लिटिल डिवाइन फिजिशियन भी है। मेरी पत्नी भी एक बार राजधानी के फ्लावर एली चली गई थी। मुझे लगा कि वहाँ महिलाओं में दिलचस्पी रखती है, लेकिन असल में वह तुम्हारे पास इलाज के लिए गई थी। उसने मुझे डरा दिया, और सच कहूँ तो थोड़ा उत्साहित भी कर दिया। मैंने सोचा वह इस तरह की चीज़ों में रुचि रखती है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने खांसी की और थोड़ा असहज होकर बोले, ड्यूक, अब सेना को रवाना करो। टैक्सिंग एक मजबूत गढ़ है, उसे जीतना आसान नहीं। ड्यूक वेई ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगा, फिर पीछे मुड़कर छिनमू से बोला, लिटिल डिवाइन फिजिशियन, इंपीरियल प्रीसेप्टर के इस सख्त चेहरे का इलाज जरूर करना। ये चेहरा तो मुस्कान भी नहीं निकाल सकता है। ऐसे मत देखो, मैं तुम पहचानता हूँ। जब मेरी पत्नी तुम्हारे पास इलाज कराने गई थी तो मैं भी पीछे पीछे गया था। मुझे डर था कि कहीं वह किसी और औरत के साथ न सो रही हो, और उस वक्त मैं भी थोड़ा उत्साहित था। चिन्मू का चेहरा जम गया, बस उसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने लंबी सांस छोड़ी। उसे नजरअंदाज करो, वे फैमिली के सारे लोग ऐसे ही हैं। उनके मुंह इतने बड़े हैं कि कुछ गाय निकल जाए। चिन्मू मुस्कुरा भी नहीं पाया। उसे साफ दिख रहा था कि इंपीरियल प्रिसेप्टर खुद भी ड्यूक वे से परेशान रहते होंगे। इंपीरियल प्रिसेप्टर, अब मैं विदा लेता हूँ, उन्होंने कहा। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया। विदा क्यों? तुम मेरे साथ दक्षिण चलोगे। मेरे बिना तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? चिन्मू ने असहज होकर कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, आप खुद जानते कि आपकी चोट कैसी है। मैं तो स्कॉलर्स को प्रशिक्षण के लिए लाया था, लेकिन अब वे बिखर गए हैं। उन्हें ढूंढना भी जरूरी है, वरना इस युद्ध में मर न जाए। इंपीरियल प्रिसेप्टर का चेहरा गंभीर हो गया। तुम मेरे साथ चलोगे। मैं खुद तुम्हारे स्कॉलर्स को ढूंढ दूंगा। उनके नाम बताओ। चिन्मू सच में साथ नहीं जाना चाहता था। उसे साफ समझ आ गया कि इंपीरियल प्रिसेप्टर जो दो विकल्प बागियों को दे रहे हैं, असल में उनके पास एक ही विकल्प है, मरना या मारना। अगर वह उनके साथ गया तो निशाना वही भी बनेगा। वह तो बस फाइव एलिमेंट्स realm में था, ऐसे महान योद्धाओं के बीच क्या कर लेगा। लेकिन जब इंपीरियल प्रीसेप्टर ने खुद कहा तो वह मना नहीं कर सका, और उसने छेन वॉन्युन आदि के नाम बता दिए। इंपीरियल प्रीसेप्टर ने हाथ उठाया। एक अग्नि बादल आकाश में उठा और उसमें अक्षर बन गए, चेन वॉन्युन, युए चिंग होंग, युन क्वे और सी युन शैंग। फिर एक और आग का बादल उठा जो तीर की तरह चिन्मू की दिशा में इशारा करने लगा। कुछ देर बाद चेन वान्युन और बाकी सब आ गए। उनके शरीर पर घाव थे। साफ था कि वे भी कठिन लड़ाई से गुजरे थे। ड्रैगन चिलिन को वुल्फ स्लेव उठा लाया था। स्कॉलर्स ऑफ इंपीरियल कॉलेज मीट इंपीरियल प्रिसेप्टर। सभी ने झुककर अभिवादन किया। वे सब घबराए हुए थे। चिन्मू ने ड्यूचन डेविल किंग को बुलाया था, जिससे असंख्य लोग मारे गए। वे सब उस घटना के सहभागी थे। अगर इंपीरियल प्रिसेप्टर उन्हें दंड देना चाहते तो वे सब मर जाते। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सब पर नजर डाली, और जब ड्रैगन चिलिन पर नजर पड़ी तो मुस्कुराए। ड्रैगन चिलिन ने उठकर झुकते हुए कहा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, बिग ड्रैगन, अब भी घायल क्यों हो? हुलिंगर उसकी पीठ पर चढ़ गई और हैरानी से बोली, तू अपनी पूंछ तक नहीं पहुंच सकता कि उसे चार कर ठीक कर ले? ड्रैगन चिलिन ने बस हुम्फ किया और चुप रहा। चिन्मू ने आगे बढ़कर कुछ ड्रैगन सलाइवा निकाला और उसके घावों पर लगाया। घाव गंभीर थे। ड्यूटियन डेविल किंग की नज़र ने उसके ड्रैगन स्केल्स को काट दिया था। अगर वे इतने मजबूत न होते तो वह दो हिस्सों में बौट जाता। फिर चिन्मू ने चेन वन युन और बाकी को भी ड्रैगन सलाइवा दिया ताकि वे में अपने घाव भर सकें। युन, वन युन, एक बोतल की कीमत है 10,000 ग्रेट अबंडेंस कॉइन्स। हुलिंग ने याद दिलाया, अगर पैसे नहीं हैं तो उधारी का कागज लिख दो। मंक यूनी का चेहरा फीका पड़ गया। गरीब भिक्षु पहले ही कंगाल है, अब तो अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। सिस्टर फॉक्स, दया करो। चिन्मू हंस पड़ा। लिंगर, अब मजाक मत करो। मैं उन्हें अनुभव के लिए लाया था, तो चोट लगने पर इलाज करना मेरा कर्तव्य है। फिजिशियंस ट्रीट पेशेंट्स लाइक पेरेंट्स। उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब ये अनुभव समाप्त हो जाए और फिर घायल हों, तब ले लेना। अभी नहीं, वरना मेरी प्रतिष्ठा खराब होगी। युए चिंगहोंग ने सोचा था एक अतिरिक्त बोतल मांग ले, लेकिन यह सुनकर उसने विचार छोड़ दिया। उसने मन में सोचा, बीमारों से पैसे लेने का सोचता है, दिल से तो बड़ा कंजूस है। सी युनशियांग भी घायल थी। उसने एक बोतल ली और युए छिंगहोंग को लेकर जंगल में चली गई। दोनों ने कपड़े उतारकर एक दूसरे पर दवा लगाई ताकि निशान न रह जाए। सी युनशियांग ने ईमानदारी से कहा, सिस्टर, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है।
मैं तो उतनी बड़ी नहीं हूँ। युए चिंगोंग मुस्कुराई। तुम अभी छोटी हो, बड़ी होगी तो बढ़ेंगे, लेकिन मानो ये हमेशा आरामदायक नहीं होता, खासकर दौड़ते समय। मैं ट्यूब टॉप पहनने की आदी नहीं हूँ। सोचती हूँ इन्हें बांध दूँ, पर कोई अच्छा टेलर नहीं मिलता। सियुनशांग ने कहा, मैंने सुना है अकादमिक भी अच्छा टेलर है, उसके बनाए कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। क्यों ना? यिंगहोंग चौंक गई। क्या? वो तो मर्द है, कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद चिन्मू ने सबको इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में कहा, हमारे अनुभव मिशन का लक्ष्य अब बदल गया है। मुझे इंपीरियल प्रिसेप्टर के साथ दक्षिण सीमा तक जाना होगा, दुश्मन के गढ़ में। इंपीरियल प्रिसेप्टर की छोटे अब भी हैं, इसलिए मुझे साथ रहना पड़ेगा। जो वापस जाना चाहते हैं वे अभी जा सकते हैं। चेन वान्युन और बाकी जानते थे कि ये यात्रा बेहद खतरनाक होगी, इसलिए वे हिचकिचाए। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, इस यात्रा में मैं तुम्हारे कल्टीवेशन पर मार्गदर्शन दूंगा। पिछली बार ग्रैंड चांसलर ने मुझे इंपीरियल कॉलेज में बुलाया था, पर मैं 2 दिन भी नहीं रह सका। इस बार मैं इंपीरियल एकेडमिशन के सम्मान में साथ रहूंगा। इन लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं और युन के हंस पड़ा। बिल्कुल, हमें दक्षिणी सीमाओं के अंदर गहराई तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या विद्रोही सेना में कोई एक्सपर्ट है। हम इंपीरियल कॉलेज को इन रेबल्स की नज़रों में छोटा नहीं पड़ने दे सकते। ये गरीब भिक्षु उन्हें बुद्धिज्म से एनलाइटन करेगा, उन्हें बुद्धिस्ट में बदलकर अच्छे कर्म करवाएगा। चिन्मू ने मन ही मन सिर हिलाया। ये लोग अब भी इस यात्रा के खतरे को कम आंक रहे थे। ये एक कठिन राह थी, ऐसी राह जिसे पार करते हुए शायद वे अपनी जान भी गंवा सकते थे। अब हमारी जिंदगी और मौत किस्मत के हाथों में है। देखना है कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर, जो देवताओं के नीचे सबसे महान व्यक्ति कहा जाता है, अपने नाम पर खरा उतरता है या नहीं। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर हल्के वस्त्र पहने दक्षिण की ओर निकल पड़ा। छिन्मू बाकी लोगों को लेकर उसके पीछे चला और चलते 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 सियंग से इस युद्ध के दौरान हुई घटनाओं के बारे में पूछने लगा। वह बार बार अफसोस भरे स्वर में सिर हिलाता रहा। सियुनशेंग, चेन वानयुन और बाकी लोगों की किस्मत चिन्मू से कहीं बेहतर थी। वे भी डूचियन डेविल किंग की ताकत से उठ गए थे, लेकिन उन्हें लॉन्ग जॉनन जैसे शक्तिशाली कृष्णर्स नहीं मिले थे और ड्रैगन चिलिन जमीन पर उनके पास उतरा। उसका आकार बहुत विशाल था, इसलिए वे सभी दौड़कर उसकी ओर बढ़े। जब स्वर्गीय डेविल्स की भीड़ उतरी, तो उन्होंने ड्रैगन चिलिन को घेर लिया और युद्ध शुरू कर दिया। इस दौरान ड्रैगन चिलिन ने भी स्वर्गीय डेविल्स से भयंकर युद्ध किया। उसकी युद्ध शक्ति अद्भुत थी। सियुनशांग और बाकी उसी की शक्ति पर निर्भर होकर इस संकट से बच सके। चिन्मू ये देखकर चकित रह गया और ड्रैगन चिलिन की ओर देखा। हुलिंगर ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, यंग मास्टर, ये बड़ा बंदा हमारी चीजें खाता पीता रहा, फिर भी रास्ते में कुछ नहीं किया। अब देखो, दूसरों की रक्षा कर रहा है, हमारी नहीं। मुझे लगता है उसकी लार के अलावा भी हम उससे कुछ और निचोड़ सकते हैं। चिन्मू ने सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने सिर घुमाकर पीछे देखा। हेवन वेव सिटी दूर होती जा रही थी। अब जब जब इटर्नल पीस की सेना शहर में दाखिल हो चुकी है, तो लॉन्ग जॉनन को सेना के हाथों मर जाना चाहिए। ड्रैगन राइडर सेक्ट का ड्रैगन किंग भी अब मर चुका होगा। अफसोस, उनके अनोखे स्पेल्स अब खत्म हो गए। ग्रेट माउंटेन सेक्ट भी शायद पूरी तरह मिट चुका होगा। दुख की बात है कि मैं उनका स्पेल डेविल विथड्रॉ कमांड नहीं सीख सका। जब ड्यूचियन डेविल किंग को उसने समन किया था, तो ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डाओइस्ट्स भागे आए और डेविल विथड्रॉ कमांड का उपयोग करके उसे वापस भेजने की कोशिश की। परंतु ड्यूचियन डेविल किंग की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने उन्हें एक ही वार में समाप्त कर दिया। वह स्पेल अत्यंत जटिल था और खासतौर पर समन किए गए डेविल्स को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर इसे कोई और शक्तिशाली व्यक्ति करता तो शायद सच में ड्यूचियन डेविल किंग को वापस भेज सकता था। लेकिन अफसोस, ग्रेट माउंटेन सेक्ट के अनुयायियों की मृत्यु के साथ वह स्पेल भी हमेशा के लिए खो गया। हेवन वेव सिटी अव्यवस्थित था। सैनिक शहर की दीवारों की मरम्मत कर रहे थे और गिरी हुई इमारतों के मलबे को बाहर ले जा रहे थे। नदी की सतह पर हजारों जहाज चल पड़े, जो सेना के हिस्सों को नदी के पार ले जा रहे थे। सेना शहर में नहीं रुकी और दक्षिण की ओर बढ़ती रही। शहर में अब भी सैनिक रेबल आर्मी के बचे हुए लोगों को पकड़ रहे थे और ड्यूटियन से आई डेविल हॉर्ड को घेर रहे थे। इस प्रक्रिया में कुछ आम लोग भी जीवित मिले। सैनिक बैंडिट्स के चित्र लेकर उन जीवित बचे लोगों के बीच घूम रहे थे और तुलना कर रहे थे। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। एक सैनिक एक हतप्रभ लड़की के पास आया और मन ही मन बोला। वह लड़की हरे रंग के लंबे गाउन में थी। उसके बाल एक जुड़े में बंधे थे। चेहरा नाजुक, होंठ लाल मोतियों जैसे और भौहें पतली।
साफ दिख रहा था कि वह किसी बड़े घराने की बेटी है। सैनिक ने 2 बार देखा और आगे बढ़ गया। लड़की की आंखें झील के पानी जैसी शांत थीं और उसके बाएं कान में लाल जेड जैसा झुमका लटका था। अचानक वह झुमका हिला और फैल गया। वह कोई गहना नहीं, बल्कि एक लाल सांप था जो उसके कान में झूल रहा था। वह जेड जैसा दिखता था पर वास्तव में जीवित था। अगर चिन्मू वहां होता तो वह तुरंत सैनिकों को उस औरत को पकड़ने का आदेश देता, क्योंकि वह पहचान चुका था यह कोई और नहीं, लॉन्ग जाओनन थी। उसने उसे तब बिना मेकअप के देखा था जब वह अपनी पुरानी त्वचा उतार रही थी। अब फिर से अपने स्त्री रूप में वह बिल्कुल अलग लग रही थी। सैनिक अब शवों को गाड़ियों पर लादकर शहर से बाहर ले जा रहे थे। लॉन्ग जाओनन उनके पीछे रोती हुई चल रही थी। साहब, क्या मेरे पिता का शव इनमें है? सैनिक बोले, लड़की, यहाँ बहुत से शव हैं। हम नहीं बता सकते कौन तुम्हारा पिता है। तुम खुद देखो। उसने देखा और सिर हिलाया। नहीं। सैनिक ने कहा, शायद बाहर कब्रगाह में होगा। वहां कई गड्ढे खोदे गए हैं जिनमें शव शव डाले जा रहे हैं। चाहो तो हमारे साथ चलो। लॉन्ग जाओनन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और उनके साथ बाहर चली गई। वहां गहरे गड्ढों में हजारों शव पड़े थे। वह चिल्लाई, पिताजी, अगर आप जिंदा हैं तो जवाब दीजिए। सैनिक आपस में बोले, ये औरत शायद पागल हो गई है। तभी एक गड्ढे से धीमी आवाज आई, मैं यहां हूं, अपनी त्वचा उतार रहा हूं, पर बहुत घायल हूं। सैनिक चौंक गए। एक अधिकारी चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, सभी सावधान रहो। लॉन्ग जाओनन मुस्कुराई, शाओहोंग। उसका कानों में लटका छोटा लाल सांप नीचे गिरा और पल भर में एक विशाल सांप बन गया। उसके मुंह से जहरीली गैस निकली और सारे सैनिक तड़प कर गिर पड़े। विशाल सांप ने सैनिकों को निगल लिया और लॉन्ग जाओनन गड्ढे में कूदकर शवों को हटाने लगी। आखिर उसने अपने पिता, ड्रैगन राइडर सेक्ट के ड्रैगन किंग, को निकाल लिया। पिता, बेटी ने सोचा था आप मर गए। वह हंसी। बेटी? ड्रैगन किंग ठंडे स्वर में बोला। वह झिझक कर बोली, पुत्र ने सोचा था पिता मर गए। ड्रैगन किंग बोला, मैंने मरने का ढोंग किया ताकि उस डेविल गॉड को धोखा दे सकूं। इसी वजह से मुझे लाशों में डाल दिया गया। अब नहीं जानता कि रेड ड्रैगन कैसा है। उसने सीटी बजाई और कुछ देर बाद जंगल से एक छोटा क्रीचर बाहर निकला। न पूरी तरह सांप, न पूरी तरह ड्रैगन। ड्रैगन किंग ने राहत की सांस ली और बोला, रेड ड्रैगन और मुझे अपनी त्वचा उतारनी होगी और कुछ समय आराम करना होगा। प्यारे बेटे, अब यह समय तुम्हारे हवाले है। चलो। लॉन्ग जॉन ने विशाल सांप को बुलाया जो राक्षसी धुएं के साथ आसमान में उठ गया। दोनों इंसान और एक ड्रैगन उसके साथ उड़ गए। शहर के सैनिकों ने पीछा करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर देर हो चुकी थी। आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ? ड्रैगन किंग ने पूछा। हमारे संप्रदाय से अब कितने लोग बचे हैं? सिर्फ हम। लॉन्ग जॉन ने ठंडी सांस ली। इंपीरियल कॉलेज के स्कॉलर्स उसे एकेडमिशियन चिन कहते हैं। उसी ने डेविल गॉड को समन किया और हमारे ड्रैगन राइडर सेक्ट को नष्ट कर दिया। अफसोस, मैं अयोग्य निकला और उसे भागने दिया। ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक हम दोनों जिंदा हैं, ड्रैगन राइडर सेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ऐसी दुश्मनी का बदला लेना ही होगा। हमें उसे टुकड़ों में बांटना होगा। चिन्मू और उसके साथी इंपीरियल प्रीसेप्टर के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे। कुछ देर बाद सेना उन्हें पार करते हुए आगे निकल गई। वे स्थिर चाल से चलते रहे। इस बीच चिन्मू ने मौका पाकर पूछा, इंपीरियल प्रीसेप्टर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। छात्र के मन में एक प्रश्न है जो सुलझ नहीं पा रहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ? इंपीरियल प्रीसेप्टर ने हैरान होकर कहा, तुम्हें चापलूसी किसने सिखाई? काफी निपुण हो तुम। चिन्मू उलझ गया, क्या ये चापलूसी है? छिंगहोंग, युन चेनवानयुन और बाकी सब ने सिर हिलाकर हाँ कहा। यहां तक कि सियुन शैंग भी लगातार सिर हिलाती रही। चिन्मू बुदबुदाया, मेरे गुरु ने सिखाया था। वे एक क्रिपल हैं, हमेशा मुस्कराते हैं, बातें मीठी लेकिन काम निर्मम। खैर छोड़िए, इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैं पूछना चाहता हूँ, स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म में स्पिरिट एम्ब्रियो शरीर की वाइटल ची को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन फाइव एलिमेंट्स रेल्म कुछ, वह थोड़ा सोचकर बोला, कुछ कमजोर लगता है। इसमें बहुत शक्ति है, पर उसे पूरी तरह निकालना कठिन है। उदाहरण के लिए, फाइव एलिमेंट्स रेल्म में पांच पांच देवता है और हर एक की अपनी विशेषता है, लेकिन फाइव एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर की असली शक्ति को कैसे प्रकट किया जाए? यह सुनकर चेन वनयुन और बाकी सबका ध्यान आकर्षित हुआ। वे भी ये सवाल पहले सोच चुके थे, पर उत्तर नहीं मिला था। वास्तव में फाइव एलिमेंट्स रेल्म की शक्ति स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म के मुकाबले कमजोर लगती थी। शक्ति बढ़ती थी, लेकिन कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आता था। इटर्नल पीस, इंपीरियल प्रिसेप्टर चकित हुआ।
क्या तुम लोगों ने अब तक 5 एलिमेंट्स का रहस्य नहीं खोजा? या इंपीरियल कॉलेज तुम्हें ये नहीं सिखाता? सभी ने सिर हिला दिया। वह हाँ भरकर बोला, इस पीढ़ी के निदेशक अयोगी हैं। उन्होंने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया। ये पीढ़ी अब तक की सबसे बेकार पीढ़ी है। वह आगे बोला, 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर। वास्तव में 5 फेजेस डिवाइन ट्रेजर है। इसमें 5 फेजेस छिपे हैं जो आसमान में स्थित 5 एलिमेंट्स स्टार सॉवरेन्स से जुड़े हैं। ये 5 देवता कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि सॉवरेन किंग स्तर के हैं। जब तुम टेक्निक्स का प्रयोग करते हो, क्या तुम्हें महसूस होता है कि आसमान से कोई अजीब ऊर्जा तुम्हारे शरीर में आती है और 5 एलिमेंट्स स्टार सॉवरेन से जुड़ती है? सबने सिर हिलाया। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, यही 5 तत्वों की शक्ति है, गोल्ड, फायर, वाटर, वुड और अर्थ। इन 5 एनर्जीज को सक्रिय करके तुम पांचों तत्वों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। क्या 5 एलिमेंट स्टार सॉवरेन्स अब अपने अपने स्टार पैलेस में लौट चुके हैं? सबने सिर हिलाकर हाँ कहा। इंपीरियल कॉलेज की शिक्षा बहुत सतही है, वह बोला। 5 एलिमेंट स्टार सॉवरेन का अपने पैलेस में लौटना मतलब है कि तुमने पांचों तत्वों की शक्ति को साध लिया है। जब यह शक्ति तुम्हारी वाइटल ची में समा जाती है तो उसमें 5 अतिरिक्त गुण आ जाते हैं। उसने हथेली उठाई। एक गोल्डन शील्ड प्रकट हुआ। गोल्ड। फिर उसने कहा, वुड। तुरंत आसपास की वनस्पतियां तेजी से बढ़ने लगीं। वाटर, वह बोला, और विशाल लहरें उठीं, सभी को ऊपर उठा लिया। फायर। आग के बादल आसमान में उठे और उन्हें हवा में ले गए। अर्थ। जमीन हिली, मिट्टी और पत्थर हवा में तैरने लगे और एक विशाल गोला बन गया। फिर उसने सारी एनर्जी को समाप्त कर दिया। वे सभी धीरे से जमीन पर उतर आए। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, 5 तत्वों की यह शक्ति स्पिरिट एम्ब्रियो की शक्ति से बिल्कुल अलग है। यह उन 4 प्रकार की वाइटल चाय से भी भिन्न है जो ग्रीन ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड, ब्लैक टॉर्टोइस और व्हाइट टाइगर है। हर वाइटल ची में 5 फेजेस छिपे होते हैं। फिर उसने सबकी ओर देखा। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कोई हेवनली बुक सुन रहे हो? समझ नहीं आया? वह सिर हिलाकर बोला, तुम लोगों की ये बैच सच में बहुत मूर्ख है। अब तक की सबसे बेकार बैच जो मैंने सिखाई है। चेन वान्युन और बाकी सबको बहुत बड़ा झटका लगा और सियुन शैंग भी इसे स्वीकार नहीं कर पाई। चिन्मू को लगा कि ये इसलिए नहीं था कि वे लोग मूर्ख थे, बल्कि इसलिए कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 500 साल में एक बार पैदा होता है, उसे किसी भी तर्क को समझने के लिए बस एक बार समझाना और एक संकेत देना ही काफी होता है। उसे किसी और की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही कई बातों को सहज रूप से समझ लेता है। लेकिन दूसरे लोगों के पास उसकी जैसी स्वर्ग विरोधी समझ नहीं थी। प्रतिभा में भी बहुत अंतर होता है। भले ही चेन वान्युन और बाकी लोग 10,000 में एक जैसी प्रतिभा वाले हों, जिनकी एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन असाधारण हो, फिर भी वे उस राक्षसी प्रतिभा के सामने बहुत पीछे थे, जो 500 साल में एक बार पैदा होती है और जिसकी एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन संसार में प्रथम होती है। जो बातें इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर को सरल लगती थीं, उन्हें दूसरों को शांत होकर समझने की आवश्यकता थी। उनके और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर के बीच का अंतर वास्तव में आसमान और जमीन के समान था। उदाहरण के तौर पर, ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची को लो। क्या तुम सच में सोचते हो कि ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची वुड एट्रीब्यूट है? इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने धैर्यपूर्वक समझाया, क्या तुमने कभी असली ग्रीन ड्रैगन देखा है? मैंने देखा है। और जो ग्रीन ड्रैगन मैंने देखा, वह हवा और बिजली, आग और पानी सब नियंत्रित कर सकता था, सिर्फ वुड एट्रीब्यूट नहीं। और वैसे भी वुड एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर तुम एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर उसे 2 बार काट लो, तो क्या वो वुड एट्रीब्यूट हो गया? सिर्फ इसलिए कि ग्रीन ड्रैगन में ग्रीन शब्द है, ये मत सोचो कि वो वुड एट्रीब्यूट है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सच में तुम्हारा सिर लकड़ी का है। सभी को फिर से एक झटका लगा, यहाँ तक कि छिनमू को भी थोड़ी निराशा महसूस हुई। यहाँ तक कि वह जो खुद को लर्न समझता था, ने भी सोचा था कि ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची वुड एट्रीब्यूट है। लेकिन अब सोचने पर उसे याद आया कि जब ओल्डमा ने ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची का उपयोग किया था, तो उसमें कोई भी वुड एट्रीब्यूट नहीं था, बल्कि उसमें हवा और बिजली एक दूसरे में उलझ रहे थे। लगता है जो वह अब तक जानता था, उसमें सचमुच कुछ गलती थी। अगर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने यह नहीं बताया होता, तो वह शायद उसी गलतफहमी में रहता। असल में 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर के लिए कई तरह की टेक्निक्स हैं जिन्हें तुम सीख सकते हो। उनमें से कुछ विशेष रूप से 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर की बैटल पावर को खोलने के लिए होती हैं। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, 5 एलिमेंट्स realm की बैटल पावर बहुत
अद्भुत होती है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं भी सीख पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम्हें अन्य डिवाइन ट्रेजर्स को खोलने से नहीं रोकेगा। बस इतना होगा कि भविष्य में तुम थोड़े कमज़ोर रहोगे। लेकिन ये छोटा-सा अंतर धीरे-धीरे बढ़ेगा और जितने अधिक डिवाइन ट्रेजर्स तुम खोलोगे, ये अंतर उतना ही बड़ा होता जाएगा। उसने हवा में 2 त्रिभुज बनाए। एक में ऊपर का कोण छोटा था और दूसरे में बड़ा। फिर उसने उनमें 6 क्षैतिज रेखाएँ खींची और कहा, "इस चित्र में हर एक रेखा एक रेल्म की शक्ति दर्शाती है। दूसरी रेखा 5 एलिमेंट्स रेल्म है। अगर तुमने इसे सही तरह से कल्टीवेट नहीं किया, तो ये दूसरी रेखा बाकी से छोटी रह जाएगी। फिर तीसरी और छोटी होगी और जब तुम नीचे वाले रेल्म, डिवाइन ब्रिज रेल्म तक पहुँचोगे, तब तुम दूसरों से बहुत पीछे रह जाओगे। उस समय शक्ति का अंतर आधा रह जाएगा। अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हें मारना चाहे, तो उसे बस 1 या 2 वार ही करने होंगे।" उसका उदाहरण बहुत सीधा था और सबको हिला गया। स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म और 5 एलिमेंट्स रेल्म में जिन 2 लोगों की ताकत में ज़्यादा अंतर नहीं था, वही जब डिवाइन ब्रिज रेल्म तक पहुँचते हैं, तो उनके बीच इतनी बड़ी खाई बन जाती है। बहुत कम लोगों ने इस बात पर कभी ध्यान दिया था। वे सिर्फ अपने रेल्म को बढ़ाने की चिंता करते थे। सियुनशेंग ने अचानक पूछा, "तो इंपीरियल प्रीसेप्टर की रेखा क्या है? डिवाइन ब्रिज रेल्म के अन्य कल्ट मास्टर्स की तुलना में आपका कोण कितना बड़ा है?" इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने आसमान में एक सीधी रेखा खींची और शांत स्वर में कहा, "मैं ये हूँ। चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों न हो, उसका कोण मुझसे छोटा ही रहेगा।" वह ऐसा इसलिए कह सकता था क्योंकि उसकी एप्टीट्यूड और कॉम्प्रहेंशन स्वर्ग को भी चुनौती देने वाली थी। उसके पास लगभग कोई कमी नहीं थी। दूसरे लोगों की 7 समानांतर रेखाएं थीं, जबकि उसकी सातों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती थीं, जो औरों से कहीं अधिक मजबूत थीं। तुम लोग फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड में 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर से जुड़ी टेक्निक्स का संदर्भ ले सकते हो, जैसे मैनियट्स ऑफ सप्रेसिंग स्टार्स एल्डर रूशवानकिन द्वारा लिखित, स्ट्रगल ऑफ द 5 फेजेस मंक युआन कोंग द्वारा, और साथ ही 5 लॉज ऑफ जुपिटर, 5 वाइटल्स ऑफ मिलिटरी डिसिप्लिन जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रेटजीज द्वारा। इन सबको पढ़ने के बाद तुम्हारी 5 एलिमेंट्स realm की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। ये सभी व्यक्ति वर्तमान इंपीरियल कोर्ट के सर्वोच्च पदाधिकारी थे। एल्डर श्वानशिन एक महिला थीं जो क्राउन प्रिंस की ग्रैंड ट्यूटर थीं। मंक युआन खोंग ग्रैंड मार्शल थे। ड्यूक वे और जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रेटजीज के बारे में तो कहना ही क्या। वह प्रसिद्ध छिन फैमिली के प्रमुख थे। ये सभी उच्च वर्ग से आए या प्रसिद्ध कल्ट मास्टर स्तर के अस्तित्व थे, जिन्होंने डिवाइन ब्रिज realm प्राप्त किया था। सभी ने जल्दी से टेक्निक्स के नाम याद कर लिए। चेन वन्युन चेन वन्युन थोड़े दुविधा में थे। उन्होंने सोचा था कि इस अनुभव के बाद वे सीधे 6 डायरेक्शंस realm में प्रवेश करेंगे। लेकिन इंपीरियल प्रिसेप्टर की बातें सुनने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि पहले इंपीरियल कॉलेज लौटकर अपनी नींव को और मजबूत करेंगे और तभी 6 डायरेक्शंस वॉल तोड़ेंगे। चिन्मू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अचानक ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स की कुछ टेक्निक्स याद आईं जो विशेष रूप से 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर के कल्टीवेशन के लिए थीं। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में अनेक टेक्निक्स थीं, जिनमें से अधिकांश देखने में बहुत जटिल नहीं थी और शीर्ष स्तर की नहीं लगती थीं। ये टेक्निक सामान्यतः डिसाइपल्स को सिखाई जाती थी। लगभग सभी टेक्निक्स और डिवाइन आर्ट्स इस स्क्रिप्चर में खुली हुई थी, उन्हें कभी छिपाया नहीं गया। लेकिन कुछ टेक्निक्स इतनी कठिन थीं कि उन्हें गलत तरीके से सीखने का खतरा था, इसलिए डेविल कल्ट की बदनामी थी। चिन्मू ने पहले इन टेक्निक्स को गहराई से नहीं सीखा था, लेकिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के निर्देशों के बाद उसे अचानक समझ आया, क्या ये स्टैंडअलोन टेक्निक्स ही असल में कल्टीवेशन का रहस्य नहीं थी? जो टेक्निक्स साधारण और कमज़ोर लगती थीं, वे केवल 5 एलिमेंट्स realm के तरीके नहीं बताती थीं, बल्कि उनमें 6 डायरेक्शंस, 7 स्टार्स, सेलेस्टियल बीइंग, लाइफ एंड डेथ और डिवाइन ब्रिज जैसे realms के रहस्य भी छिपे थे। इन टेक्निक्स को हेवनली डेविल कल्ट के प्रत्येक हॉल मास्टर ने सीखा था और फिर डिसाइपल्स को सिखाया था, जिससे 360 हॉल्स बने थे। चिन्मू ने इन टेक्निक्स को पहले कमज़ोर समझकर अपने यूनिटी टेक्निक में शामिल नहीं किया था। लेकिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर के इन शब्दों ने उसके सामने एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक में टेक्निक्स तो हैं, लेकिन स्किल्स नहीं हैं। इसमें कमियां हैं। लेकिन अगर इसे ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के साथ जोड़ा जाए, तो ये शायद एक परिपूर्ण संयोजन बन सकता है। चिन्मू उत्साह से भर गया और तुरंत 5 एलिमेंट्स realm के कल्टीवेशन मेथड्स को समझने लगा। ये 5 तरीके थे।
Saturn sovereigns Earth Marcus True Technique, Jupiter sovereigns Wood Marcus True Technique, Mercury sovereigns Water Marcus True Technique, Mars sovereigns Fire Marquis True Technique, और Venus sovereigns Gold Marquis True Technique. कुछ ही देर में उसने इन पांचों ट्रू टेक्निक्स को ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक के 5 एलिमेंट्स रेल्म के साथ मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। इस बीच युएचिंग होंग और बाकी लोग इंपीरियल प्रिसेप्टर से स्वॉर्ड स्किल्स सीख रहे थे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर चलते चलते उनसे बात करता रहा और वह सब कुछ बता रहा था जो वह जानता था, लेकिन उससे पहले कि वे पूरी तरह समझ पाते इंपीरियल प्रिसेप्टर अगला विषय शुरू कर देता जिससे सब उलझ जाते। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की गति तेज नहीं थी, बस उनकी बातें इतनी गहरी थीं कि तुरंत समझ पाना कठिन था। वे सवाल भी नहीं पूछ पाते थे क्योंकि उन्हें फिर से सबसे बेकार बैच कहे जाने का डर था। इचिंग होंग के बाद मोंकिए ने उनसे बुद्धिस्ट स्किल्स के बारे में पूछा। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को इस विषय में भी गहरा जान था। वह ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री गए थे और ओल्ड रूलाई से परामर्श लिया था। उनकी बातों का प्रवाह जैसे स्वर्गीय पुष्प वर्षा जैसा था। यूनक्वे के बाद चेनवान्यू ने उनसे पूछा कि स्वॉर्ड स्किल्स और बैटल टेक्निक्स को कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने कुछ समय चांसलर बा शैन के साथ अभ्यास किया था, जिसने उन्हें 7 वेज ऑफ द हेजमॉन सिखाई थी। इसलिए चेनवान्यू ने तलवार और चाकू दोनों के मार्ग पर चलना शुरू किया था। सियुनशांग ने भी कल्टिवेशन पर प्रश्न पूछे और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसे विशेष ध्यान से और विस्तार से समझाया, दूसरों से अधिक। जब वह यंग पेट्रियार्क के साथ अभ्यास करती थी, तब भी उसने उसे कुछ बार मिलकर मार्गदर्शन दिया था। वोल्फ स्लेव थोड़ी झिझक में था, लेकिन अंततः साहस जुटाकर नाइफ स्किल्स पूछने आगे बढ़ा। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसे देखा और पूछा, वोल्फ स्टोर कंट्री का योद्धा हो? वोल्फ स्लेव ने घबराहट में सिर हिलाया। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सहजता से कहा, शिक्षा सबके लिए है, पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो। फिर उसने उसे तलवार के कौशल सिखाए, कुछ भी छिपाए बिना, और तब तक बताया जब तक सब स्पष्ट ना हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गए, वे सब उसकी बातों को भीतर समाहित कर रहे थे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने भले ही अधिक बातें न कही हों, लेकिन हर शब्द पर घंटों विचार करने की आवश्यकता थी। तभी हुलिंगर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, क्या आपने कभी डीमन कल्टिवेशन सीखी है? इटर्नल पीस ने सिर हिलाया, कभी नहीं। हुलिंगर की आंखें चमक उठी। उसने गंभीरता से कहा, मैं आपको सिखा सकती हूँ। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने भी गंभीरता से कहा, क्या मैं आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? हुलिंगर ने उसे वह सब बताया जो उसने सीखा था, सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस की पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और अपनी समझ के साथ मिलाकर स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक भी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ध्यानपूर्वक सुनते रहे और जब वह समाप्त हुई तो उन्होंने पूछा, डीमन रेस के पास डिवाइन ट्रेजर नहीं होता? तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन डिवाइन ट्रेजर से संबंधित नहीं है। हुलिंगर ने सिर हिलाया, नहीं होता। इसलिए हमें मानव रूप प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मानव रूप पा लेते हैं, तब हम डीमन किंग बन जाते हैं, जो बहुत शक्तिशाली होता है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर बोले, मैंने भी कुछ डीमन किंग्स देखे हैं और वे सचमुच असाधारण शक्तियों के मालिक होते हैं। तुम्हारे द्वारा बताई गई स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक बहुत रोचक है। यह कला अनगिनत रूपांतरणों से भरी हुई है। उन्होंने स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक को विस्तार से समझाया और हुलिंगर मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब वह खत्म हुआ तो उसे होश आया और वह चौंक कर बोली, अभी तो मैंने कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी, फिर यह कैसे हो गया कि आप मुझे सिखा रहे हैं? इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर मुस्कुराया, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं। एन, हुलिंगर ने जोर से सिर हिलाया। उसके नीचे खड़ा ड्रैगन के नाक से फुंफकारा और आंखें घुमाईं। उसी क्षण आकाश में रोशनी की लहरें प्रकट हुईं जो उनकी ओर उड़ने लगीं। इटर्नल पीस इंपीरियर ने देखा और उनकी दृष्टि चिन्मू पर टिक गई। वह रोशनी चिन्मू के सिर के ऊपर से उसके शरीर में प्रविष्ट होने लगी। धीरे धीरे वे लाल आग जैसे प्रकाश के प्रवाह में बदल गई। हुलिंगर ने छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी पंजे की बालों की एक लट जल गई। उसने तुरंत पंजा पीछे खींच लिया। थोड़ी ही देर में चिन्मू की औरा तेजी से बढ़ने लगी और उसके शरीर से आग के बादल उठने लगे। हुलिंगर आश्चर्य से देख रही थी, तभी पॉप की 2 आवाजें आईं। चिन्मू के सिर से 2 बुल हॉर्न्स निकल आए। उसकी नथुने फूलने लगे और बाहर की ओर निकल आए, जिनसे सफेद धुआं और आग की लपटें निकल रही थीं। हुलिंगर ने भय से देखा। चिन्मू की हड्डियां चरमराने लगीं, उसका शरीर लंबा और मांसल हो गया
और उसकी त्वचा पर जलते हुए चिन्ह उभर आए। उसके माथे के बीचों बीच एक बुल्स आई प्रकट हुआ। उसने देखा कि चिन्मू की पीठ के पीछे एक बुल्स टेल निकल आई है जो उसकी बड़ी और मजबूत कमर के ऊपर झूल रही थी। वह पूंछ 2 बार उसकी पीठ पर पड़ी और हुलिंगर को लगा कि वह बहुत दर्दनाक रहा होगा। इंपीरियल प्रिसेप्टर। हुलिंगर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की ओर मुड़कर चिल्लाई, मेरे यंग मास्टर ने अपना असली रूप दिखा दिया है, उनका ट्रू फॉर्म। वह फॉक्स डीमन नहीं है, वह बुल डीमन है।